हेलो गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम है केतन एंड वेलकम टू माय चैनल केतन नॉला व्लॉग्स। यार आज का जो व्लॉग है वो अपने खेतों से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज यार यहाँ आके ना एक अलग सी रिफ्रेशिंग वाइब आती है। और यार जो आज का व्लॉग होने वाला है उसमें कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहा हूँ और उन्हें खुद झेल रहा हूँ। बाकी बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यार कल की वीडियो पे काम ही कर रहा था, उससे एक छोटा सा काम और याद आ गया है। फटाफट से वो काम करते हैं, देन मिलते हैं आप लोगों से। वैसे स्टार्ट करते हैं अपनी कल की वीडियो का काम। मिलते को आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसके लिए आप लोग सब यहाँ पर आज आए हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम 3 मेन इश्यूज़ की जो कि आजकल हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं। आपने हाल ही में आजकल देखा ही होगा कि यूरिया की शॉर्टेज काफ़ी हो गई है। इनफैक्ट लोग तो चोरी भी कर रहे हैं यूरिया के बैग लोकल गल्ला मंडी से। तो आइए बात करते हैं थोड़ा यूरिया के बारे में। आपको जैसे पता ही होगा कि फर्टिलाइजर्स जो होता है वो हमको 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें से जो नाइट्रोजन है वो हमारी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आता है इनिशियल फेज से ही। जो फास्फोरस है वो हमारे प्लांट की रूट्स और जो उसमें फ्लावर आता है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और जो पोटेशियम है एक्सट्रीम टेम्परेचर या पेस्ट अटैक्स इनसे सेव करता है। एक बात तो हमें पता लग गई कि नाइट्रोजन तो इम्पोर्टेंट तो है प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में। और यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है जो कि होता है 46%। और जो नाइट्रोजन होता है ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, तो दैट क्रॉप को एक प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। तो इसी वजह से यूरिया की इतनी डिमांड रहती है। तो आइए बात करते हैं कि इसकी इतनी शॉर्टेज क्यों है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है कि जो नेचुरल गैस है उसके प्राइस काफ़ी हाई हो गए इंटरनेशनल मार्केट में। इसका सीधा असर पड़ रहा है नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स में, बिकॉज नेचुरल गैस एक मेन रॉ मटेरियल है जिससे नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स बनते हैं। सेकेंड रीजन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम यूरिया का 25% इंपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्रीज से, जिसमें चाइना सबसे मेन हुआ करता था। एंड रिसेंटली हुआ क्या है कि चाइना की खुद की लोकल नीड्स इतनी बढ़ गई है इसने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इसका सीधा असर पड़ा है हमारे फार्मर्स पर। और जो तीसरा रीज़न है वो है कि अभी भी 7 लाख टन्स क्रॉप न्यूट्रिएंट जो हमने इंपोर्ट किया है वो अभी भी हमारे पोर्ट्स में ही पड़ा है, जिसे ले जाने के लिए कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ही नहीं है। बिकॉज पैंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हो गई हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट भी एक मेन फैक्टर है। अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। हमारे पास क्या ऑप्शंस है कि हम इससे छुटकारा पा सकें। पहला है कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। इसमें होता क्या है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, उन्हें हम सीड में या उनकी सतह में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा 15 से 20% यूरिया पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम 2 या उससे ज़्यादा फसल लगाते हैं एक ही फील्ड में एक ही सीजन में। जो क्रॉप्स हम लगाते हैं उसे भी चूज़ करने के काफ़ी फैक्टर्स हैं। पहला है फार्म की कंडीशन, जैसे कि वहाँ सनलाइट कितनी आती है, रेनफॉल कितनी है, फार्म का स्लोप कैसा है, वहाँ की सारी कंडीशंस। फिर आता है मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें हम देखते हैं कि जो हमने क्रॉप्स लगाई हैं उनकी प्रॉपर मार्केटिंग के लिए वहाँ फैसिलिटी है या नहीं है, उस क्रॉप से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। फिर आता है रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेस। इसमें हम देखते हैं कि जो भी क्रॉप्स हमने लगाई है वो रेजिस्टेंस है या नहीं जो पेस्ट के जो हमारे लोकल एरिया में होते हैं। और ऑब्वियसली बात है जो रेजिस्टेंस क्रॉप नहीं होंगी वो क्रॉप का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होगा बिकॉज उसमें इनपुट बहुत सारे लगेंगे। फिर आता है सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि कितनी सारी क्रॉप्स होती हैं काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं, तो उनकी चोरी हो जाती है। तो क्रॉप लगाने से पहले हमें देखना होगा कि अगर क्रॉप हमारी बहुत वैल्यूएबल है तो वहाँ प्रॉपर फेंसिंग अवेलेबल हो। फिर आता है कि इसके एडवांटेज। पहला है कि जो इससे फूड क्राइसिस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि जो 2 क्रॉप्स होती हैं इनको एक ही तरीके का टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, फर्टिलाइजर चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि जो चांसेस होते हैं हमारे पेस्ट या डिजीज़ के वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बिकॉज जो हमने क्रॉप इनिशियल में ही चूज़ करी थी वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है पेस्ट या डिजीज़ के अगेंस्ट। फोर्थ पॉइंट, इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है क्रॉप फेलियर का। फिर आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक सीक्वेंस के तहत। इसके एडवांटेजेस। पहला है कि हमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, बिकॉज अगर हम एक ही क्रॉप लगाएंगे ग्रोइंग सीजन में हमें एक ही तरीके के फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा या एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो उस क्रॉप को चाहिए होते हैं उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है जो पेस्ट एंड वीड्स होते हैं उनसे हमें काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाती है। और तीसरा एडवांटेज है जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है क्रॉप्स की। फिर जो इंपॉर्टेंट इशू मैं आजकल देख रहा हूँ वो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट।
आपने देखा ही होगा कि आजकल काफ़ी जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं इंसानों पे। तो आइए जानते हैं इसके रीज़न क्या है। पहला है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, वो अब काफ़ी छोटा होता जा रहा है, बिकॉज़ लोगों ने फॉरेस्ट लैंड पे भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है एनिमल और ह्यूमन के बीच, वो काफ़ी बढ़ गए। सेकंड पॉइंट, कि जो लोगों ने घिराव कर दिया फॉरेस्ट लैंड का, उससे हुआ क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम हो गए, जिस वजह से एनिमल्स को अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, और इस वजह से ही जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जो लैंड हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के नज़दीक थी, अब वहाँ कल्टीवेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिस वजह से भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, जो लोग लकड़ी, जानवरों का खाना या पानी लेने जंगल जाते हैं, उससे जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है, जिस वजह से भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके। नेक्स्ट रीज़न है तस्करी। जो शेर का मेन खाना है, जैसे कि चीतल, बारहसिंगा, इनकी काफ़ी तस्करी होती है, तो जिस वजह से शेर का बाहर निकलना काफ़ी कॉमन हो चुका है, और यही रीज़न है कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स। इनसे होता क्या है कि जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। खाने के लिए उनके पास फूड नहीं है, तो जिस वजह से अब वो जंगल से बाहर आ रहे हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ गए हैं। सो इनका उपाय क्या है? जब कोई भी जानवर ह्यूमंस को या क्रॉप्स के लिए थ्रेट बन जाता है, तो उसे वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं। वर्मिन्स की सिलेक्टेड किलिंग हो सकती है, लेकिन जो जानवर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में है, उन्हें कभी भी वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे बिहार में नीलगाय और जंगली सुअर को 20 डिस्ट्रिक्ट में वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था, और हिमाचल प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट में मंकी को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड में भी जंगली सुअर को वर्मिन डिक्लेयर करा हुआ है काफ़ी जगहों। और जो भी लोगों ने अपने जानवर यूं ही छोड़ दिए हैं बेसहारा, उन पे हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए, सो दैट कि आगे से लोग ऐसा ना करें। और जो जानवर अभी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों को, उनको या तो गौशाला या उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट इशू जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गार्बेज इन कैनाल। आपने देखा होगा, लोग पोल्ट्री वेस्ट, सड़ा हुआ खाना, प्लास्टिक को, थर्माकोल को यूं ही अपने कैनाल्स में फेंक देते हैं, जिससे वो कैनाल्स चोक हो जाती हैं, जिससे कि रिवर पॉल्यूशन और जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी इफेक्ट होती हैं, बिकॉज जो कैनाल्स का पानी है या तो वो मर्ज करता है रिवर में या वो जाता है फील्ड्स में, जिस वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि मेन रीज़न है रिवर पॉल्यूशन और फार्मर्स की क्रॉप यील्ड कम होने में। और इस पेंडेमिक में ये काफ़ी बढ़ चुका है। इसके सॉल्यूशन क्या है? पहला है, जो कैनाल्स में पानी है वो कुछ दिनों के लिए पर्टिकुलर इंटरवल्स में रोक देना चाहिए, सो दैट कि वहाँ जो भी गंदगी है उसे कलेक्ट करके सेफली डिस्पोज कर सके। सेकंड है, हम अपना खुद का शॉपिंग बैग ले जाएं, सो दैट कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो सके। नेक्स्ट, यूज़ ग्लास एंड कैंस ओवर प्लास्टिक। नेक्स्ट, कुछ भी चीज़ हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए, पर्टिकुलर डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट कि और लोग भी आगे आए एंड जो एक इशू है प्लास्टिक का कैनाल्स में, वो रिजॉल्व हो सके। तो यार, आज की वीडियो एक डिफरेंट तरीके से बनाई थी, तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स में अपने जेन्युइन फीडबैक देना। बाकी यार, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू सून।